नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में हमने पिछली 3 वीडियो में सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा, नागरिकता के बारे में पढ़ा। पहली वीडियो और दूसरी वीडियो में हमने पढ़ा जो भाग 2 में 5 से 11 तक आर्टिकल दिए हुए हैं उनमें क्या क्या है। उसके बाद तीसरी वीडियो में हमने पढ़ा जो भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं और भारत की नागरिकता किसी भी व्यक्ति की कैसे समाप्त हो जाएगी। आज हम पढ़ेंगे NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, और उसके बाद PIO यानी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के लोग, और उसके बाद हम पढ़ेंगे OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे और एक देखेंगे हम जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया था उसमें क्या दिया हुआ था जिसके ऊपर इतना मुद्दा बना था, इतना उसका अपोज हुआ था। तो इन 4 चीज के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम NRI यानी नॉन रेजिडेंट्स इंडियन के बारे में हम देख लेते हैं। NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है, यानी अनिवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय। NRI क्या हो गए? NRI किसी को कब बोला जाएगा? अगर कोई भी व्यक्ति 6 महीने, अगर करेक्ट बात करें तो 183 दिन है, 183 डेज है। अगर कोई भी व्यक्ति 6 महीने से आउटसाइड ऑफ कंट्री है, कहां है? भारत से बाहर है, यानी कोई भी व्यक्ति है जो मोर देन 6 मंथ कहां है? आउटसाइड इंडिया यानी भारत से बाहर है, और उसके पास क्या है? उसके पास भारत का जो पासपोर्ट है यानी इंडियन, अगर पासपोर्ट उसके पास है, ठीक है, इंडियन पासपोर्ट उसके पास है, तो क्या होगा? NRI यानी नॉन रेजिडेंट्स इंडियन होगा, ठीक है। उसकी जो नागरिकता है वो तो क्या होगी? भारतीय होगी, लेकिन वो क्या कहलाएगा? NRI कहलाएगा, ठीक है। क्या कहला, उसकी नागरिकता कहाँ की होगी? और सिटीजन इंडियन पासपोर्ट होगा और इंडियन सिटीजनशिप उसकी होगी, यानी भारतीय नागरिकता भी क्या होगी? उसके पास होगी, ठीक है। अब देखो उसको क्या क्या मिला हुआ है। अगर वो भारत का नागरिक है तो इसका मतलब क्या है? वो वोट कर सकता है, उसके पास क्या है? राइट टू वोट है, यानी वोट का अधिकार है, वोट का अधिकार उसको है, ठीक है। उसके बाद और क्या है? राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, उसको इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, यानी चुनाव का अधिकार भी उसको है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, यानी जो पब्लिक ऑफिस है, यानी जो गवर्नमेंट पद है, जो सरकारी जो पद है, उसको भी क्या कर सकता है? उसके ऊपर भी रह सकता है, जैसे जज है और है, CAG है, एडवोकेट जनरल है, ऐसे पद है या कोई भी नौकरी है वो क्या है? भारत में कर सकता है, ठीक है। राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, ठीक है। अब और क्या इसको दिया हुआ है? और जो ऑल फैसिलिटी, कौन सी? जो सिटीजनशिप इंडियन सिटीजन को मिलती है, यानी भारतीय नागरिक को मिलती है, क्योंकि ये क्या है? भारत का नागरिक है, इंडियन सिटीजन को मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये इन्वेस्ट कर सकता है, यानी निवेश कर सकता है, कहां? इंडिया में, यानी भारत में क्या कर सकता है? ये निवेश कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? अगर ये बाहर विदेश में है तो क्या कर सकता है? ये स्पेशल बैंक अकाउंट, स्पेशल बैंक अकाउंट ये ओपन करवा सकता है किसी भी बैंक में, ताकि वहां से जो अर्निंग आती है उसको क्या कर सके? वो ट्रांसफर कर सके। जो फेमा पॉलिसी आई थी 1999 में, यानी जो विदेशों से जो भारत पैसा आता है उससे जो रिलेटेड जो पॉलिसी आई थी वो फेमा थी। तो मतलब एक स्पेशल बैंक अकाउंट वो खोल सकता है, जिससे क्या है? वो अपना जो बैंक अकाउंट के अंदर जो अपना जो अर्निंग है वो ट्रांसफर कर सके। उसके बाद जो अर्निंग होगी उसकी क्या होगी? जो अर्निंग होगी कहां? अगर वो उसको इंडिया में बेचता है, ठीक है, कहां पे बेचता है? इंडिया में बेचता है, तो नो टैक्स, उसके ऊपर क्या होगा? कोई टैक्स नहीं होगा। क्यों? जहां उसने अर्निंग की है उस देश में वो उसका टैक्स दे चुका होगा,
तो 2 बार उसकी अर्निंग के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए क्या है, जो उसकी अर्निंग के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं होता। ठीक है, उसके बाद उनको और क्या है, राइट दिया हुआ, उनको और राइट दिया हुआ है, जो इंडियन यूनिवर्सिटी है, इंडियन यूनिवर्सिटी है, उनको कोटा दिया हुआ है, रिजर्वेशन उनको दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि बहुत से जो एनआरआई होते हैं वो वेल एजुकेटेड होते हैं, बहुत अच्छी उनकी शिक्षा होती है, शिक्षा के क्षेत्र में, जो साइंस के क्षेत्र में, तो उनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो इसलिए क्या है, उनको ये मौका दिया जाता है कि आप भारतीय यूनिवर्सिटी में अपनी रिसर्च कीजिए, भारतीय यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कीजिए। तो उनको क्या दिया हुआ है, कोटा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था जो एनआरआई नॉन रेजिडेंट्स इंडियन के बारे में था। उसके बाद है पीआईओ। पीआईओ मतलब पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के जो लोग, भारतीय मूल के लोग। भारतीय मूल के लोग कौन हो गए? अगर किसी भी व्यक्ति का पेरेंट्स, माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स यानी माता पिता के दादा दादी। ठीक है, माता पिता के दादा दादी, अगर वो क्या है, वो इंडियन सिटीजन है, परमानेंट इंडियन सिटीजन है, भारत के नागरिक है, भारतीय नागरिक हैं, तो और जो भारतीय नागरिक है वो विदेशों में चले गए और विदेशों में जाने के बाद उनके बच्चे वहां जन्म लेते हैं, तो क्या हो गए, भारत जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के लोग कहलाएंगे। लेकिन उनकी नागरिकता कहां की होती है? जो पीआईओ है, इनकी नागरिकता कहां की होती है? इनकी जो नागरिकता होती है वो फॉरेन की जो सिटीजनशिप होती है, फॉरेन सिटीजनशिप इनके पास होती है, यानी विदेश की नागरिकता। ठीक है, अब देखो उनके जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी, माता पिता या माता पिता के दादा दादी है, उनकी तो जो सिटीजनशिप कहां की थी, इंडियन की थी। लेकिन जो पीआईओ है, भारतीय मूल के लोग हैं, जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उनकी जो नागरिकता कहां की होगी, फॉरेन सिटीजनशिप यानी विदेश की नागरिकता होगी। ठीक है, अब विदेश की नागरिकता होगी तो 2002 में भारत सरकार ने क्या किया, 2002 में इनके लिए एक पीआईओ कार्ड इशू किया, पीआईओ कार्ड इशू किया। पीआईओ कार्ड में क्या दिया, पीआईओ कार्ड में ये बोला गया, अगर आप भारतीय मूल के लोग हो तो आपको वीजा की जरूरत नहीं है। मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या है, नो नीड ऑफ वीजा, यानी वीजा की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब आप देश में आ सकते हो, आपको वीजा की जरूरत नहीं है। और ये कितने साल के लिए वैलिड था? ये वैलिड था विजिट अप टू 15 ईयर्स, यानी 15, अगर आपका एक बार पीआईओ का कार्ड बन जाता है तो आप 15 साल तक भारत में आ जा सकते हो, मल्टीपल एंट्री आपकी हो जाएगी, मतलब एक से ज्यादा बार आप आ सकते हो अगर आपके पास क्या है, पीआईओ यानी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन का जो कार्ड है अगर आपके पास है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और चीज दी हुई, क्या चीज दी हुई है, स्टे मैक्सिमम 180 डेज, यानी क्या आप ज्यादा से ज्यादा, एक बार अगर आए हो, ज्यादा से ज्यादा 180 दिन रुक सकते हो, इंडिया में रुक सकते हो। ठीक है, अगर मान लो कोई किसी काम आया, कोई रिसर्च से आया, कोई और शिक्षा के लिए आया, उसका 180 दिन में अगर काम पूरा नहीं होता तो फिर क्या होता है, उसके बाद जो इफ स्टे मोर देन 180 डेज, इफ स्टे मोर देन 180 डेज यानी 180 दिन से ज्यादा अगर रुकता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, FRRO, ये होता है फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन
ऑफिस, इसको हिंदी में बोलते हैं विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, अगर आप एक बार आए हो पीआईओ कार्ड के आधार पे और 180 दिन हो गए आपको, तो उसके बाद अगर आपको और ज्यादा रुकना है तो आपको FRRO यानी फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में आपको इन्फॉर्म करना होगा कि मैं भारत के इस हिस्से में रह रहा हूं और मैं इतने दिन के लिए आया था, मेरा काम पूरा नहीं हुआ। यानी एक तरह से आपको ये पुलिस वेरिफिकेशन करवानी होती है वहां पे कि आप वैलिड तरीके से इंडिया में रह रहे हो। ठीक है, यानी 180 दिन से ज्यादा अगर रुकते हो तो FRRO फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आपको क्या करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, उसके बाद जो PIO है, इनको क्या है, ये भारत में ना तो जो लैंड है या प्रॉपर्टी है कुछ भी खरीद नहीं सकते। ठीक है, लैंड या प्रॉपर्टी कुछ खरीद नहीं सकते। ठीक है, अब देखो ये एक बिना काम का बर्डन था। हर 6 महीने, अगर कोई 2 साल के लिए आया तो हर 6 महीने आपको क्या करवाना होगा, FRRO में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, तो 2015 में क्या किया, 2015 में जो PIO कार्ड था इसको क्या बना दिया, इसको बना दिया ओवरसीज सिटीजन इंडियन कार्ड बना दिया। ठीक है, ओवरसीज इंडियन सिटीजन कार्ड इसको बना दिया, इसके बारे में भी अभी देखेंगे। तो 2015 में PIO कार्ड को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी जो समुद्र पार भारतीय है, समुद्र पार भारतीय। ठीक है, अब देखो समुद्र पार भारतीय है, ये क्या है, ये मत सोचना कि उस व्यक्ति को तो अगर वो फॉरेन की सिटीजनशिप उसके पास है तो भारत में भी आ सकता है, तो उसके पास क्या भारतीय की भी नागरिकता होगी, नहीं। ये OCI है, ये उसको स्टेटस दिया हुआ है, ये उसका एक क्या दिया हुआ है, पद दिया हुआ है। जो 1950 से पहले संविधान लागू नहीं हुआ था, जो उससे पहले मतलब विदेश चले गए थे, भारत के नागरिक विदेश चले गए और उसके बाद उनके बच्चे वहां पे हो जाते हैं, अगर उनके बच्चे वहां पे हो जाते हैं तो उनको क्या बोला गया, समुद्र पार जो भारतीय उनको बोला गया। यानी इनके पास क्या है, इनके पास जो सिटीजनशिप होती है कहां की होती है, विदेश की, फॉरेन सिटीजनशिप यानी विदेशी नागरिकता इनके पास होती है, विदेशी नागरिकता। ठीक है, विदेशी नागरिकता इनके पास होती है। अब देखो विदेशी नागरिकता होती है तो OCI का जो कार्ड कब लेके आए, ये लेके आए 2005 में, क्या बनाया, OCI कार्ड बना दिया, OCI कार्ड बना दिया। ठीक है, OCI कार्ड में भी क्या बोला गया, आपको वीजा की जरूरत नहीं है और आपको ताउम्र ये अधिकार है, आप भारत में आ जा सकते हो OCI कार्ड के आधार पर। यानी इसमें क्या बोला गया, पहला तो बोला गया नो नीड ऑफ वीजा, यानी वीजा की जरूरत नहीं है अगर आपके पास OCI कार्ड है। और दूसरा बोला गया आप क्या कर सकते हो, इंडिया में विजिट कर सकते हो लॉन्ग लाइफ, यानी ताउम्र आप अपनी जो OCI कार्ड के आधार पर क्या कर सकते हो, आप भारत में आ जा सकते हो। जो PIO कार्ड था उसमें क्या था, आप 15 साल तक, अगर आपका एक बार PIO कार्ड बना है तो आप 15 साल तक भारत में विजिट कर सकते हो, लेकिन OCI कार्ड के आधार पर आप जो विजिट कर सकते हो लॉन्ग लाइफ यानी ताउम्र आ जा सकते हो, मल्टीपल एंट्री आपकी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देखो अब यहां पे क्या था, यहां पे था अगर आप 6 महीने से ज्यादा भारत में रुकते हो तो आपको FRRO यानी फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन कार्य ऑफिस यानी जो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय है उसके अंदर आपको इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन यहां पे क्या था, यहां पे था नो नीड टू रजिस्टर इन FRRO, यानी FRRO में आपको रजिस्टर करवाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद क्या था, यहां पे एक और था, ये था अगर आप किसी भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाते हो, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं हमारे देश में जो क्या है, उनमें जो भारत का नागरिक ही जा सकता है, जो विदेशी है उनके लिए रिस्ट्रिक्शन होते हैं।
तो आपको परमिशन लेनी होती थी, किससे? अनुमति लेनी होती थी FRRO से। FRRO से क्या लेनी होती थी? आपको परमिशन लेनी होती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है? फॉरेन सिटीजनशिप होती है उनकी, लेकिन 2005 में OCI कार्ड उनका बना दिया गया। ये OCI PIO कार्ड बनाने का एक स्पेशल मकसद था कि वो इसके आधार पे भारत में आए, और अगर भारत का उनको कल्चर अच्छा लगता है तो जो भारतीय मूल के लोग है तो ये भी भारतीय मूल के लोग है, ये भी भारतीय मूल के लोग, तो क्या हो, वे वापस भारत में आके बस जाए, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन बहुत अच्छी है और जो उनके जो स्किल्ड है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड वो मिलते हैं, तो क्या है, वो इस देश के लिए यानी इंडिया के लिए अपना योगदान दे, वो भारत में आके बसे। तो इन जो कार्ड बनाने का जो एकमात्र जो मकसद है यही था, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब देखो यहां पे मैंने बताया इसके अंदर राइट टू वोट है, तो यहां पे क्या है, यहां पे देख लेना एक बार, मैं लिख देता हूं, नो राइट टू वोट, ठीक है। यानी क्या है, वोट डालने का अधिकार PIO को भी नहीं है। उसके बाद जो इलेक्शन लड़ने का अधिकार है वो भी इसको नहीं है। उसके बाद पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने का अधिकार भी इसके पास नहीं है। पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने का अधिकार भी इसके पास नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इसमें, क्योंकि ये क्या है, ये तो इसकी जो सिटीजनशिप है वो क्या कहां की है, भारत से बाहर की है, फॉरेन सिटीजनशिप है। और यहां भी इसके पास क्या है, जो CIO के पास भी क्या है, OCI के पास है, ये भी इसके पास है जो फॉरेन की सिटीजनशिप है। इसका मतलब क्या है, ये भी ना तो इसके ये क्या कर सकता है, वोट डाल सकता, वोट का अधिकार भी नहीं है, ना ये इलेक्शन लड़ सकता, मतलब इलेक्शन का अधिकार भी नहीं है, ना ये पब्लिक ऑफिस को, सरकारी पद को होल्ड कर सकता, यानी सरकारी पद के ऊपर रह सकता, यानी क्या है, इसको पब्लिक ऑफिस का भी अधिकार नहीं है, ठीक है। जो OCI है, जो OCI है उनको ना वोट का अधिकार है, ना इलेक्शन का अधिकार है, ना पब्लिक ऑफिस का अधिकार है। और 2015 में जो PIO कार्ड किसमें बदल दिया, OCI में बदल दिया। इसका मतलब क्या है, अब हमारे देश में सिर्फ OCI कार्ड है, यानी ओवरसीज सिटीजनशिप सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है, ठीक है। तो ये थे NRI, PIO और OCI, इनके बीच में आप डिफरेंस देख सकते हो। मैंने तीनों एक साथ लिख दी है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था, उसका इतना विरोध क्यों हुआ, उसमें क्या दिया हुआ था, उसमें दिया क्या हुआ था, तो उसके बारे में देखते हैं हम लोग, क्या उसका मैटर था। मैंने बताया था जो पिछली वीडियो में, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसमें कब कब संशोधन हुआ। उसमें पहली बार संशोधन हुआ 1986 में, दूसरी बार संशोधन हुआ 1992 में, तीसरी बार संशोधन हुआ 2003 में, चौथी बार संशोधन हुआ 2005 में, पांचवी बार संशोधन हुआ 2015 में, कि ये बताया मैंने, जो PIO था उसको OCI में बदल दिया। और जो छठी बार संशोधन हुआ 2019 में हुआ, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया। क्या आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसके बारे में देख लेते हैं। बड़ा विवादों में रहा था ये, बड़ा सुर्खियों में रहा था जब इसमें संशोधन हुआ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। इस एक्ट में क्या दिया हुआ था, इस एक्ट में दिया हुआ था तीन जो हमारे पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इनमें जो 6 धर्म के लोग हैं, कौन से, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, बुद्धिस्ट के बाद पारसी के बाद क्रिश्चियन, यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई। ये 6 धर्म के जो लोग हैं, अगर ये एंटर इन इंडिया, भारत में प्रवेश कर चुके हैं, एंटर इन इंडिया, भारत में प्रवेश कर चुके हैं, कैसे, या लीगल किया हो या इलीगल किया हो, या इलीगल किया हो, वो दोनों, या तो वैध तरीके से भारत में आए हो, किससे, वैध तरीके से, या अवैध तरीके से भारत में घुसे हो, ठीक है। तो
ये क्या है, 31 दिसंबर 2014 तक अगर ये भारत में आए हैं, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन तीन जो देशों के जो लोग हैं, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन, अगर भारत में लीगली या इलीगली अगर एंटर कर चुके हैं, कब, 31 दिसंबर 2014 से पहले, यानी बिफोर 31 ऑफ दिसंबर 2014 से पहले, तो इनको क्या दिया जाएगा, इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी, इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ठीक है, अब इसका जो विवाद का विषय क्यों रहा, इसमें विवाद का विषय ये रहा, देखो सबसे पहली बात तो तीन ही देश क्यों लिए भाई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ही क्यों लिए। दूसरी बात क्या, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन ले लिया, इसमें मुस्लिम क्यों छोड़ दिया, इसमें मुस्लिम क्यों छोड़ दिया, मुस्लिम छोड़ दिया। तो सरकार ने क्या कहा, जो हमारे तीन कंट्री, जो पड़ोसी कंट्री है, ये इनके अंदर जो मेजोरिटी कौन है, मेजोरिटी है मुस्लिम, और माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक कौन है, अल्पसंख्यक है हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन। तो इनके साथ जो बुरा व्यवहार होता है, हम उनको बचाने की प्रयास करते हैं। तो इसलिए क्या कहा सरकार ने, हम इनको नागरिकता दे देंगे, लीगल या इलीगल तरीके से जो आए हैं। अब इसमें इशू क्या था, विवाद क्या था, इशू या विवाद क्या था, इसमें विवाद था, जो पहला विवाद था, इसमें पहला विवाद ये था भाई, लीगल तो ठीक है, इलीगल क्यों आए हैं, इलीगल है जो, ये क्या रहा, विवाद रहा भाई। अगर कोई भी भारत में अवैध तरीके से आया हो, कुछ नुकसान के नजरिए से आया हो, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कल को, तो क्या है वो भारत को दिक्कत हो जाएगी, भारत की जो सिक्योरिटी है उसको, सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, डेंजर हो सकता है। तो इसलिए ये विवाद का विषय था, इलीगल रूप से जो भारत में आए हैं उनको क्यों। उसके बाद दूसरा जो विवाद का विषय था, दूसरा क्या था, अब जब ये बता दिया भाई 31 दिसंबर 2014 से पहले, यानी हमने कल 5 प्रकार की जो भारत में नागरिकता कैसे मिल सकती है उसके 5 प्रकार बताए, उसमें एक चौथा जो प्रकार था वो था बाय नेचुरलाइजेशन, यानी प्राकृतिकरण से। अब जो यहां पे नागरिकता मिलेगी वो प्राकृतिकरण से मिलेगी, किससे मिलेगी, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है, यानी प्राकृतिकरण से। ठीक है, अब प्राकृतिकरण से मिलेगी, प्राकृतिकरण से पहले मैंने बताया था क्या था, अगर कोई 11 साल से भारत में रह रहा है, 11 साल से, ये क्या था, पहले था, ठीक है, बिफोर, और अमेंडमेंट में क्या कर दिया, 5 साल से, अब क्या कर दिया, 5 साल से कोई भारत में रह रहा है। तो मुद्दा ये बना भाई, ठीक है, पहले 11 साल से अगर भारत में रह रहा, 5 साल से अगर कोई भारत में इलीगल रह रहा है, तो क्या वो सही तरीके से भारत में रह रहा है, उसकी जो थिंकिंग है भारत को लेके वो सही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी, बहुत ज्यादा लीगल और इलीगल जो माइग्रेंट है हमारे देश में रहते हैं, तो हमारी पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा हो जाएगी। पहले ही हमारा जो देश है जनसंख्या की जो खतरा है उससे गुजर रहा है, जो जनसंख्या से जो दिक्कत हो रही है उनसे गुजर रहा है, तो और जनसंख्या क्यों बढ़ाए हम, और पॉपुलेशन क्यों बढ़ाए हम। तो एक ये दो कंसीडर किया गया पॉइंट अपोजिशन के द्वारा। दूसरा क्या किया गया, दूसरा किया गया भाई जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनके लिए रिसोर्सेज की जरूरत होगी, संसाधन की जरूरत होगी। तो क्या भारत इतना सक्षम है अपने आप में कि इतने जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है उसको भी जो संसाधन उपलब्ध करवा सके, जो रिसोर्स प्रोवाइड करवा सके। एक मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा क्या था, अगर देश की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो देश के ऊपर जो आर्थिक संकट आएगा, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। इतनी बड़ी हुई पॉपुलेशन के लिए अगर आर्थिक संकट आता है तो उसका जिम्मेवार कौन है। तो अपोजिशन का एक पॉइंट ये था, यानी बाय नेचुरलाइजेशन में ये कहा गया भाई 11 साल ठीक थी, आपने 5 साल करने की क्या जरूरत है, हो सकता है अगले 2-4 साल में और वो वापस जाने का उसका प्लान बन जाए, तो अननेसेसरी रूप से जो भारत की पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। तो दूसरा पॉइंट ये था। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था, यहां पे तीसरा पॉइंट ये था जो अगेंस्ट सेकुलरिज्म है, अगेंस्ट सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ है, धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ है। धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ क्यों है, क्योंकि इसमें जो मुस्लिम है, मुस्लिम की जो कम्युनिटी है उसको क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड का मतलब देखो आप, मैंने ये जो 6 रिलीजियन धर्म लिखे हुए हैं, जो हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन, मुस्लिम को इनको नहीं जो लिया। इन्होंने क्या कहा, जो 6 धर्म के जो लोग हैं लीगल और इलीगल रूप से अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें मुस्लिम को एक्सक्लूड कर दिया।
तो हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? हमारे संविधान में लिखा हुआ है जो भारत है, जो इंडिया है, वो सेकुलर स्टेट है, यानी क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो यहाँ पे तो मुस्लिम को एक्सक्लूड कर दिया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्म समान है, लेकिन यहाँ क्या कर दिया, यहाँ पे जो मुस्लिम है उसके साथ भेदभाव कर दिया। तो ये किसके खिलाफ है? अगेंस्ट सेकुलरिज्म के खिलाफ है, यानी धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ है। उसके बाद जो चौथा यहाँ पे विवाद का विषय क्या था? जो चौथा विवाद का विषय ये था, जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, कानून के समक्ष समानता है। ये जो आर्टिकल 14 है, इसका यहां पे क्या हुआ है? वॉयलेशन हुआ है, यानी उल्लंघन हुआ है। अपोजिशन का एक पॉइंट ये भी था, जो आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका क्या हुआ है? इसका वॉयलेशन हुआ है। वॉयलेशन क्यों हुआ है? क्योंकि आप जो हमारा कानून है, हमारा संविधान है, उसमें समानता की बात करते हो, लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको एक्सक्लूड कर दिया, जो मुस्लिम कम्युनिटी को अलग कर दिया। तो ये क्या है? आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। ये थे जो अपोजिशन के मुद्दे थे, जो विरोध प्रदर्शन हुए उनके द्वारा, जो उनमें जो दिए जाने वाले तथ्य थे, और इन्हीं के तथ्यों के आधार पे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं लगी। लेकिन जो सरकार ने क्या कहा, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने जो ये अमेंडमेंट किया इसके बारे में क्या कहा? बीजेपी ने ये कहा, बीजेपी ने कहा भाई सबसे पहली बात तो जो ये 3 देश है, ये पूछते हैं आपने 3 देश ही क्यों लिए? ये 3 देश है, इन 3 देश में जो मेजोरिटी जो कम्युनिटी कौन है? वो मुस्लिम है। और माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन है? ये दी हुई 6 कम्युनिटी क्या है? माइनॉरिटी कम्युनिटी है। तो इनके साथ वहां पे बुरा व्यवहार होता है। उनको इसको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इनको भारत की नागरिकता दे रहे हैं। एक बात तो ये कही। दूसरी बात क्या कही? दूसरी बात ये कही उन्होंने, जो अगेंस्ट सेकुलरिज्म की आप बात करते हो, आप ये बोलते हो धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ है, तो उसमें जो धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, लेकिन जो ये लोग हैं ये देश से बाहर के लोग हैं, तो इनके ऊपर सेकुलरिज्म अप्लाई नहीं होता। सेकुलरिज्म अप्लाई होता हमारे देश के, हमारा संविधान में हमारे देश के लोगों के ऊपर सेकुलरिज्म लागू होता है। जब ये देश के नागरिक बन जाएंगे तब इनके ऊपर जो सेकुलरिज्म है वो क्या होगा? लागू होगा। तो एक दलील ये दी गई सरकार के द्वारा। और इसी तरह से आर्टिकल 14 यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ का वायलेशन बताया था, उसके ऊपर भी जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने ये दलील दी थी कि आर्टिकल 14 है, ये जो हमारे संविधान में है, ये किसको है? ये भारतीय नागरिकों को है। किसको है? ये भारतीय नागरिकों को है, इंडियन सिटीजन को है। तो इसलिए जो ये लोग हैं, जो ये माइग्रेट करके आए हैं, तो ये क्या है? ये भारत से बाहर के लोग हैं, इसलिए इनके ऊपर जो आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होता, आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होता। तो इसलिए ये क्या है? हम जो आर्टिकल 14 का भी इसमें संविधान में, जो इस अमेंडमेंट में संविधान का उल्लंघन नहीं है। तो ये जो दलील किसके द्वारा दी गई थी? ये बीजेपी की गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी। तो हमारा जो सिटीजनशिप का टॉपिक है आज खत्म हो गया। बिल्कुल गहराई से हमने इस टॉपिक को पढ़ा, 4 वीडियो में हमने इसको पढ़ा, और उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे तरीके से आपको सभी चीजें समझ में आ रही हैं। ऐसे ही नोट करते चलिए, इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्ट है इसमें से पूछ सकते हैं भाई किस देश को ये इंक्लूड किया, किस देश को एक्सक्लूड किया, कौन से धर्म को है जो इसमें अमेंडमेंट एक्ट में है, कौन से धर्म को इससे में नहीं लिया गया, क्या लीगल है, इलीगल है, कैसी एंट्री है, ऐसे पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं अगर कोई एचसीएस वगैरह एग्जाम है तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसका में इशू क्या है, तो इसमें 4 इशू है। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड हम करवा रहे हैं। और मैं एक बार फिर से आपसे अनुरोध करता हूं, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, और कमेंट में बताना जो हमारी पॉलिटी की क्लासेस कैसे चली हुई है और जो सिटीजनशिप का हमने टॉपिक पढ़ा है वो आपको कैसा लगा। थैंक यू।